देखिए आज है ना, सो हम लोग आयनोजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे? आयनोजेशन एनर्जी। यहाँ से बहुत एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बताते हैं कि आयनोजेशन एनर्जी का भी एक आपका दूसरा नाम बताते थे कि वैलेंस सेल का दूसरा नाम था आउटर मोस्ट से, तीसरा नाम था अल्टीमेट से। उसी तरह आयनोजेशन एनर्जी का जो दूसरा नाम है ना, उसको बोलते हैं अदर नेम। क्या बोलते हैं? अदर नेम। तो आयनोजेशन एनर्जी का दूसरा नाम है आपका आयनोजेशन इंथैल्पी। आयनोजेशन इंथैल्पी। और फिर सुनने होंगे कि जैसा से एनर्जी वैसा से इंथैल्पी, एनर्जी को इंथैल्पी बोलते हैं। जब बॉन्ड इंथैल्पी सुने होंगे, बॉन्ड इंथैल्पी पढ़े हैं क्या? सुनिएगा, नहीं सुने तो दूसरा नाम है आपका आयनोजेशन इंथैल्पी। पॉइंट नंबर 2 सिंबल। पॉइंट नंबर 2 आगे मेरा सिंबल। आखिर आयनोजेशन एनर्जी का सिंबल क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा आता है तो डेल्टा को चेंज इन बोलते हैं। डेल्टा को क्या बोलते हैं? चेंज इन। और अगर एच रहता तो उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? हीट एनर्जी। लेकिन डेल्टा और एच एक साथ रहेगा ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। ये चीज इंग्लिश में पढ़ोगे। डेल्टा का मतलब चेंज इन, एच का मतलब हीट एनर्जी। अगर डेल्टा एच एक साथ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंथैल्पी। तो आयनोजेशन एनर्जी का सिंबल हो गया आपका डेल्टा एच, लेकिन आयनोजेशन का फर्स्ट लेटर आपका आई है, तो इसका सिंबल हो गया डेल्टा आई एच। तो अदर ने मेरा हो गया आयनोजेशन एनर्जी का आयनोजेशन इंथैल्पी, सिंबल हो गया मेरा डेल्टा आई एच। पॉइंट नंबर 3 बोलते हैं ना आयनोजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं? सुनिए, बोलते हैं आपका एटम है, एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर। इसी सर्कुलर रास्ता सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते थे। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया मेरा लास्ट ऑर्बिट। इसी लास्ट ऑर्बिट को बोलते थे वैलेंस शेल, इसी को बोलते थे आउटर मोस्ट शेल, इसी को बोलते थे अल्टीमेट शेल। तो अल्टीमेट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए इसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को है ना, सो आज हटाना है हमको। आउटर मोस्ट सेल से जब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को जब लोग चाहे वैलेंस सेल में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो बाहर से एनर्जी देते हैं ना, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनोजेशन एनर्जी। तो बाहर से एनर्जी दे रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आप पहले भी पढ़े हैं। एक पढ़ेंगे एक जो थर्मिक प्रोसेस बताते हैं, ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया, ऊष्मशोषी प्रक्रिया, समझे? एंडोथर्मिक प्रोसेस को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, और ऊष्मक्षेपी जो प्रक्रिया होता है उसको होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसको हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और देखिए कि बर्तन गर्म है, तो वहां पर जो प्रक्रिया हो रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब उसमें शोषी प्रक्रिया। और जहां से देख रहे कि बर्तन है, बर्तन क्या हुआ कि अभिकारक, मतलब ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये हो गया तेरा प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं उत्पाद। यही चीज पढ़ेंगे आप लोग। तो जब अभिकारक उत्पाद हो जाता है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी रिलीज एनर्जी को ऊष्मक्षेपी बोलते हैं, ऊष्मक्षेपी बोलते हैं, समझे? और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा तो उस समय जो रिएक्टेंट को जो एनर्जी देना पड़ता है ना, तो वो दिया गया एनर्जी मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसमें शोषी बोलते थे। देखिए एरो के टेल साइड आप दिखाते हुए एनर्जी अगर दे रहोगे तो उसमें शोषी में, और उसमें छेपी में प्रोडक्ट के साइड आप दिखाते होंगे एनर्जी दिया हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एकदम आप ये नाम लिख दिया। थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी, ठीक है? तो एक ऐसा प्रक्रिया जहां पर हीट एनर्जी देना पड़ता हो उसी को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए मामला हम बताए थे आपको क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो क्लोरीन है, ये चाहेगा 7 है चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे, क्योंकि 8 पूरा करने 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Cl माइनस बनाता है, और ये क्या होता है? स्टेबल। क्योंकि अभी भी क्लोरीन का था 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो 7 से क्या हो गया? 8।
तो Cl माइनस के हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, क्या 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन, 8 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो उस समय क्लोरीन के मुंडे पर 1 माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर लफड़ा क्या होता है, ये मेरा क्लोरीन है, ठीक है। तो आज क्या करें कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चाहिए, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे नहीं रहे, बल्कि क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है वहीं से 1 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकालने जा रहे हैं। तो क्लोरीन का तो यार 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है मेरा, हम तो ऑक्टेट कंप्लीट अगर हम तो स्टेबल हो जाएंगे, और तुम हम ही से 1 इलेक्ट्रॉन लेने आ रहे हो, हम नहीं देंगे। तो ऐसी हालत में अगर आप जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो आपको एनर्जी क्या करेगा, देना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को 1256 किलो जूल एनर्जी जब देते हैं, तो जो 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वहां से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, समझे। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसी को मेटल बोलते हैं, मतलब उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्लोरीन तो नॉन मेटल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्लोरीन के मुंडी पर जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, समझे। यहाँ पर कि जब क्लोरीन को 1256 किलो जूल एनर्जी देते हैं, तब वहां से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन के मुंडी पर एक प्लस चार्ज डेवलप होता है। वही दिया गया एनर्जी हमारा क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए डेल्टा एस था, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी। अगर यहाँ पर आई लगा दी, क्योंकि मेरा आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी किसका निकाल रहे हैं, क्लोरीन का, तो क्लोरीन लिख दिए, मतलब 1256 किलो जूल यहाँ पर एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। तो 1256 किलो जूल नहीं, ये एक्सपेरिमेंट के दौरान लिया गया है, खुद से नहीं लेना। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, वो एक्सपेरिमेंट के दौरान 1255 किलो जूल लिए ना, तब इलेक्ट्रॉन को लॉस से नहीं हुआ। लेकिन जैसे 1256 लिए, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस करके 1250 लिए थे, होबे नहीं किया। 1252 भी लिए तो नहीं हुआ, 1254 लेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। हाँ, 1256 किलो जूल लेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इसमें, क्योंकि इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझे। और जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन को लूज कराने जा रहे हैं, तो 1256 किलो जूल एनर्जी देना पड़ता है। तो एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं। अगर यहाँ से एनर्जी आपका रिलीज होता तो नेगेटिव साइन से दिखाते। ओके, यहाँ पर देखिए एक आता है मेरा यूनिट, आयोनाइजेशन एनर्जी का कि यूनिट क्या होता है। यहाँ पे किलो जूल है, एनर्जी का यूनिट जानते, चाहे जूल होगा चाहे किलो जूल होगा। यहाँ पर यूनिट हो गया आपका किलो जूल पर मोल, और दूसरा यूनिट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, समझे। एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। आप ये चीज फिजिक्स में पढ़िएगा, समझे। फिलहाल जान लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का 2 यूनिट होता है, चाहे किलो जूल पर मोल होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। ये पर मोल पर मतलब समझ रहे हैं, किलो जूल के बट्टा में मोल, पहले भी बताए थे हम, किलो जूल पर मोल, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो बताइए एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, सर्कुलर रास्ते को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ये फर्स्ट सेल हो गया, ये हो गया लास्ट सेल। सेकंड सेल क्या बोलिएगा, लास्ट सेल। और लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल को बोलते हैं आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल को बोलते हैं अल्टीमेट सेल। तो वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, उसी एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तभी निकलेगा जब मेरे पास अग्नि होना चाहिए। अग्नि का मतलब ए से एटम, वो होना क्या चाहिए, एटम। और जिस हो गया गैसियस अवस्था में, वो सॉलिड अवस्था में नहीं होना चाहिए, गैस वाला अवस्था में होना चाहिए, तभी आपका वैलेंस सेल में आने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा पाएंगे। एन से न्यूट्रल, जो एटम लीजिएगा वो हमारे क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। जैसे देखिए क्लोरीन न्यूट्रल है, आइस हो गया आइसोलेटेड, और वो भी अकेला होना चाहिए, ये सारा कंडीशन हो रहा है। और एटम होना चाहिए, तो जो अकेला होता है, जो फ्री स्टेट में होता है उसी को एटम बोलते हैं गैसियस अवस्था में होना चाहिए। तो जानते हैं कि क्लोरीन मेरा गैस होता है, क्लोरीन क्या होता है, गैस। यहाँ पर क्लोरीन गैस है। फिर बोलते हैं न्यूट्रल होना चाहिए, तो बताया था इसके मुंडी पर नो चार्ज हो, वही मेरा न्यूट्रल कहलाता है। तो क्लोरीन के मुंडी पर अभी यहाँ कोई चार्ज है क्या, नहीं है, अभी न्यूट्रल अवस्था में। आइसोलेटेड का मतलब क्या, अकेला, क्लोरीन अभी क्या है, अकेला।
इसी आइसोलेटेड स्टेट को भी बोलते हैं फ्री स्टेट। क्या बोलते हैं? फ्री स्टेट। यहाँ पर ये आइसोलेटेड है, अगर कंबाइंड फॉर्म बोले तो Cl2 होता है। ये कंबाइंड स्टेट हो गया, ये आइसोलेटेड स्टेट हो गया। तो आप देखिए मामला यहाँ पे बोलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंबल बोलिए डेल्टा आई एस। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट बोलिए किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो हाँ, फर्स्ट सेल को बोल रहे हैं लास्ट सेल, सॉरी फर्स्ट सेल जो मेरे पास जो अंतिम सेल बचता है, अंतिम सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। अब वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल को अल्टीमेट सेल बोलते हैं। अल्टीमेट सेल का तीसरा नाम आउटरमोस्ट सेल है। तो वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो बाहर से एनर्जी देते हैं, उसी दिए गए एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ होने वाला प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पर थर्मिक का मतलब हीट एनर्जी। तो ये सब प्रक्रिया जहाँ पर हीट एनर्जी देना पड़ता हो, उसी को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो बोलता है कि कंडीशन होना चाहिए, जो हम लेंगे एलिमेंट वह एटम होना चाहिए। तो क्लोरीन अकेला है मतलब एटम है। फिर बोलते हैं गैसियस अवस्था में होना चाहिए, तो क्लोरीन आपका गैसियस अवस्था में। फिर बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए, तो क्लोरीन के मुंडी पर यहाँ पर नो चार्ज है, इसलिए मेरा ये न्यूट्रल स्टेट में। बोलता है अकेला होना चाहिए, तो क्लोरीन फिलहाल में क्या है? अकेला। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेट करता तो Cl- बन जाता और ये हो जाता मेरा स्टेबल। लेकिन आज क्या करना आपको कि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, बल्कि देना नहीं है, बल्कि वहां से निकालना है। तो 7 है, 7 8 बदलना चाहेगा, 7 तो 6 बदलना नहीं चाहेगा। तो ऐसी हालत में जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। तो क्लोरीन को कितना किलो जूल एनर्जी दीजिएगा? 1256 किलो जूल एनर्जी। तब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, क्लोरीन के मुंडे पर 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर क्लोरीन का आयोनाइजेशन थेरेपी का वैल्यू हो गया मेरा प्लस 1256 किलो जूल। और आयोनाइजेशन एनर्जी का 2 यूनिट होता है, 1 किलो जूल पर मोल, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहली बार सुन लेने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मतलब एक एटम में दिया गया एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एक्सप्रेस करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किलो जूल पर मोल का मतलब क्या? वही। अब देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला कारक तो पता है? हाँ, कारक, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। अब लिखते हैं नोट्स पर पता चलता होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। यही से आपका क्वेश्चन एग्जाम जब ये पढ़ाएंगे ना, डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं डिफाइन नहीं पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखिए। बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला कारक, जिसके आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे कारक हैं। समझे? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बाकी सब कुछ है। तो उसी तरह हाँ, उसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला कारक देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका गड़ा हुआ लाइन। याद है? गड़ा हुआ लाइन को क्या बोलते थे? ग्रुप। ये देखिए, ये हो गया आपका ग्रुप। गड़ा हुआ लाइन को ग्रुप बोलते थे, ये हो गया मेरा ग्रुप। हम बोलते थे कि ये वाला टेबल हमेशा बनाएंगे, फिर बना रहे। और ये तो मेरा पड़ा हुआ लाइन, इसी पड़ा हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? पीरियड। यहाँ पर बोलेंगे हम लोग पीरियड, ये हो गया मेरा पीडी। ओके, देखिए आप ये गड़ा हुआ लाइन, ये पड़ा हुआ लाइन बोलते थे आपको। बायां से दायां जब हम लोग, बायां से दायां जब हम लोग पीरियड में जाते थे तो लिथियम, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो बड़ा से साइज बड़ा से लगातार क्या होता जाता था? छोटा। तो बायां से दायां जब हम लोग पीरियड में जाते थे तो साइज मेरा डिक्रीज करता था, साइज डिक्रीज करता था। उसके पीछे वजह था मेरा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता था। जेड इफेक्टिव मेरा क्या करता था? बढ़ जाता था। और जेड इफेक्टिव बताए थे हम आपको, ये एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस, हमारा ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया कुल ताकत को क्या बोलते थे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए साइज घट जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर साइज घट रहा है ना तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। हम बताए थे आपको, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते थे तो हम बोलते थे सेल मेरा बढ़ जाता है, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल हो जाता था। तो बोलते थे सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोर्स रिपल्सन बढ़ता है, फोर्स रिपल्सन बढ़ने से शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ने से तो आपका रिपल्सन बढ़ गया तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आपका साइज बढ़ जाता है। यहाँ पर ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो सेल का नंबर बढ़ता है, और सेल का नंबर अगर बढ़ रहा है ना आपका तो साइज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर आपका साइज बढ़ रहा है ना तो साइज का अपोजिट लिखना है, साइज बढ़ रहा है तो आयनोजेशन एनर्जी आपका घट जाएगा, आयनोजेशन एनर्जी आपका घट जाएगा। तो फिलहाल हम आपको पीरियड में बताते हैं। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में रहने वाला जो आपका एलिमेंट था वो था आपका नहीं लिथियम, लिथियम था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हो गया आपका नियोन। याद है? अब क्या मामला सर इसका क्या था? किसका? लिथियम, बेरिलियम तो क्या ये ली ना का नहीं, अरे वो ग्रुप 1 का एलिमेंट था, वो तो आपका ग्रुप था। ये पीरियड है आपका, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, 8 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट बोले थे, चार्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, परीक्षा में याद रखना पड़ेगा। नहीं बात करें, ये आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ओके, अब यहाँ पे हम बोले हैं कि लेफ्ट टू राइट मतलब बायां से दायां जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो साइज मेरा घटता है। मान लीजिए लिथियम का साइज अभी इतना बड़ा है, बेरिलियम के पास गया तो थोड़ा कम हो गया, बोरोन के पास गया थोड़ा और कम हो गया, कार्बन के पास गया थोड़ा और कम हो गया, नाइट्रोजन के पास गया थोड़ा और कम हो गया, फ्लोरीन के पास गया थोड़ा और कम हो गया, और नियोन के पास गया थोड़ा और कम हो गया। तो बायां से दायां जब हम लोग सेकेंड पीरियड एलिमेंट में जाते हैं तब साइज घट जाता है। तो साइज इसलिए घटता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। देखिए ना, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो बोलते हैं कि दूरियां बढ़ने से लगाव कम होता है। न्यूक्लियस के इस इलेक्ट्रॉन पर लगाव कम है, तो लगाव कम है तो साइज क्या है इसका, बड़ा है। न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर लगाव थोड़ा बढ़ गया तो साइज क्या हो गया, घट गया। फिर न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगाव और बढ़ गया तो साइज थोड़ा और घट गया। न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगाव और बढ़ गया, साइज और घट गया। फिर न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर साइज और पकड़ बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, साइज क्या हो गया आपका, घट गया। ये न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है, समझे? तो बोले बाएं से दाएं हम जा रहे हैं तो मेरा साइज घट रहा है। साइज इसलिए घट रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जब तुम्हारा साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो लिथियम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, बेरिलियम का। सोचिए ना, ये न्यूक्लियस ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो इसके तुलना में इसका देखिए, यहाँ न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन है, इसका पकड़ देखिए, मान लीजिए इतना डिस्टेंस 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या आधे मीटर का डिस्टेंस है। तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को पकड़ यहाँ पर बहुत ही ढीला होगा कंपेयर टू इसके तुलना में। यहाँ पर लिथियम से बड़ा साइज आपका, सॉरी लिथियम का साइज बड़ा है, बाएं से दाएं हम लोग जा रहे हैं तो साइज मेरा घट रहा है। तो लिथियम का साइज बड़ा है, बेरिलियम की साइज है, बेरिलियम का साइज बड़ा है, बोरोन की साइज है, बोरोन का साइज बड़ा है कार्बन की तुलना में, कार्बन का साइज बड़ा है नाइट्रोजन की तुलना में, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन का बड़ा साइज है फ्लोरीन की तुलना में, और फ्लोरीन का साइज बड़ा है आपका नियोन की तुलना में। अब देखिए मामला बोल रहा है साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, समझे? तो बाएं दाएं साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या मेरा बढ़ रहा है। तो फिलहाल हमको लग रहा है साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी मेरा बढ़ेगा। तो लिथियम ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो गया, बेरिलियम का, और बेरिलियम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन का हो जाएगा, बोरोन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन का हो जाएगा, कार्बन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का होना चाहिए, ऑक्सीजन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का होना चाहिए, फ्लोरीन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मेरा नियोन का होना चाहिए। ऑर्डर तो फिलहाल इसी तरह आना चाहिए था इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, लेकिन केमिस्ट्री तो यहाँ पर एक्सेप्शन बहुत आता है, यहाँ पर एक्सेप्शन आता है बेरिलियम और बोरोन के बीच, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच।
लग रहा था कि बेरिलियम से बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन का है। बेरिलियम ज्यादा आयनाइजेशन किसका है? बोरोन का। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, बेरिलियम का आयनाइजेशन ज्यादा होता है बोरोन की तुलना में। लग रहा था कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? आपका नाइट्रोजन का। इसमें सिर्फ दो ही का होता है। हाँ, दो ही याद रखिएगा ना, बेबी नो याद है आपको। यहाँ पे क्यों होता है इसको? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s 2s, इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, बोरोन में आ रहे, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 हो गया तो 1s 2s 2p 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे बड़ा सेल हमको खोजना है, सबसे बड़ा सेल सेकंड सेल है, तो सेकंड सेल के ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ए सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्बिटल ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन भरना था, एक इलेक्ट्रॉन को घूम शुरू करो सर क्लॉकवाइज स्पिन मारेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन गया। सबसे बड़ा सेल सेकंड सेल है, तो सेकंड सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। तो सेकंड सेल मेरा 2 आ गया, तो हम जानते हैं कि 2a से ज्यादा एनर्जी 2p का होता है। मेरा फोकस किस पे जाएगा? 2p पे। यहाँ पे मेरा फोकस 2p पे गया, तो p सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन भर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मामला, ये पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है। ए सबसेल के पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ऑर्बिटल में। ए सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं फुलफिल ऑर्बिटल। p सबसेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं फुलफिल ऑर्बिटल। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होता तो उसको बोलते हैं हाफ फिल ऑर्बिटल। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ए सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता तो बोलते हैं हाफ फिल ऑर्बिटल। b सबसेल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन आता तो फुलफिल ऑर्बिटल, और 5 इलेक्ट्रॉन आता तो हाफ फिल ऑर्बिटल। f सबसेल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन आता तो फुलफिल ऑर्बिटल, और 7 इलेक्ट्रॉन आता तो हाफ फिल ऑर्बिटल। और इसके छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलते हैं अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका फुलफिल्ड ऑर्बिटल। फुलफिल्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब सुविधा महसूस करता है। फिर आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, किसकी तुलना में? इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की तुलना। मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। ओके, अब कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं। देख रहे हैं आप, ये पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, जिसको क्या बोल सकते हैं? फुल फील्ड ऑर्बिटल। ओके, अब देखिए p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता तो बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन होता तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल। लेकिन ना तो 6 इलेक्ट्रॉन ना तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। मतलब इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, जिसको बोलेंगे लोग अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। ओके, ये हो गया आपका पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, ये हो गया आपका अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। तो पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। ए सबसेल बोलते हैं मेरा दुनिया बहुत मस्त चल रहा है, मतलब को सुविधा महसूस हो रहा है अपनी जिंदगी जीने में। तो मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। और इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया? कम। ये फुलफिल ऑर्बिटल है, तो फुलफिल ऑर्बिटल मेरा हो गया मोर स्टेबल। क्या हो गया मेरा? मोर स्टेबल। और ये अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा मेरा? लेस स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ बोलता है इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है बताते हैं आपको। ए सबसे में एक ऑर्बिटल है, एक और 2 इलेक्ट्रॉन है। हम बोलते थे आपको, जब एक इलेक्ट्रॉन आता था उसको बोलते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उसको बोलते थे कुंवारा इलेक्ट्रॉन, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी को शादीशुदा इलेक्ट्रॉन बोलते थे। याद है ना? देखिए इसका शादी हो गया थी, जिंदगी में खुश है, इसका जिंदगी अच्छा चल रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अब हटाने जाइए तो लड़ जाएगा आप से, मारबो करेगा, समझे? तो इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल हो गया। अब वहाँ पे देखिए ये अकेला है, तो अकेला है तो सोच रहे यार हम अकेला, मेरी जिंदगी तो वैसे अच्छा नहीं चल रहा है। तो कोई आया इसको हटाया, तो बोला कोई फिक्र नहीं, हटा दो, हम यहाँ से हट जाएंगे। तो इस वैलेंस सेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आसानी से हट जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या हो गया? आसान। इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो गया।
तो हम बोल रहे इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है, तो मतलब यहाँ पे आयनोजेशन एनर्जी हमको क्या ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तभी हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा पाएंगे। और यहाँ पर हमको आयनोजेशन एनर्जी बहुत ही कम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसकी तो बेरिलियम का आयनोजेशन ज्यादा है बोरोन की तुलना में। यही यहाँ लिखे हैं कि बेरिलियम का आयनोजेशन ज्यादा है बोरोन की तुलना में, इसकी थियरी है कि बेरिलियम कैसा ऑर्बिटल आपका फुलफिल ऑर्बिटल, और बोरोन इनकम्प्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल। फिर बोलिए बेरिलियम कैसा है, मोर स्टेबल, और बोरोन लेस स्टेबल। तो बेरिलियम मोर स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल, और बोरोन को पास बोरोन लेस स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना इजी है। अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है, तो दिया गया एनर्जी हमको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पे बहुत फास्ट होगा, मतलब आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगा, इसलिए आयनोजेशन एनर्जी मेरा कम होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन और उनका सेम कंडीशन है ना? नहीं, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ सेमी कैसे इसी तरह है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर 8 हो गया। सबसेट का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1 से ज्यादा एनर्जी 2s के पास है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p के पास है। ऑक्सीजन का एटॉमिक 8 है, 1 से ज्यादा एनर्जी 2s के पास है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p के पास है। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन और 4 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए हम बोलते थे सबसे बड़ा सेल खोजिए, तो सेकंड से का ये सबसे ज्यादा एनर्जी पी सबसेल का होता है, पी सबसे ज्यादा एनर्जी डी सबसेल का होता है, और डी सबसे ज्यादा एनर्जी ए सबसेल का होता है। तो 2p पर फोकस करेंगे, 2p 3 पर, तो p सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल भर दिए। और सेकंड से p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन सूत्र के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में यहाँ पे भर दिए। ओके, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे सबसे बड़ा से सेकंड से का ए सबसेल, सेकंड से का पी सबसेल, तो सबसे ज्यादा एनर्जी सेकंड से का पी सबसेल के पास होता है, तो 2p4 पर हम फोकस करेंगे। तो पी सबसेल कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, तो पी सबसेल में क्या 3 ऑर्बिटल लिखने जा रहे हैं, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, और 4 इलेक्ट्रॉन भरना है हुन सूत्र के अनुसार। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक 8 है, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बोले थे हम आपको कि पी सबसेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता तो उसको बोलते हैं फुलफिल ऑर्बिटल। पी सबसेल में 6 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलेंगे, हाफ फिल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसको, हाफ फिल ऑर्बिटल, मतलब आधा भरा ऑर्बिटल। हम बोले थे फुलफिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, किसके तुलना में, हाफ फिल ऑर्बिटल की तुलना में, और हाफ फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है इनकम्प्लीट फिल ऑर्बिटल की तुलना में। अब इस पी सबसेल के पास आए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका फुलफिल ऑर्बिटल नहीं है, हाफ फिल ऑर्बिटल नहीं है, ये आपका इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल है, जो कि लिखा भी हो इनकम्प्लीट फिल ऑर्बिटल। तो हम जानते हैं कि आधा भरा ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, और अधूरा भरा ऑर्बिटल लेस स्टेबल होता है। तो जो मोर स्टेबल होता है उसको इलेक्ट्रॉन वहां से हटाना मुश्किल होता है, और जो हमारा लेस स्टेबल तो वहां से इलेक्ट्रॉन हटाना इजी होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है, इसको तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तो आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है, जैसे यहाँ का आयनोजेशन एनर्जी आपका कम होगा, इसलिए आपको यहाँ पे हम लिखे कि नाइट्रोजन का आयनोजेशन ज्यादा ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे घुमाएगा एग्जाम में, बोलेगा ये सारा एलिमेंट 4 को देगा आपको, 4 एलिमेंट देगा, समझे, और ये ऑर्डर आपको अपने से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर कैसे मुझसे आना है। बोलेगा कि 4 एलिमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, हो सकता है उसमें कालिथियम दे दे, बोरोन दे दे, फ्लोरीन दे दे, ऑक्सीजन भी दे दे, समझे, उस हालत में देखिए ऑप्शन ही देगा। हाँ देगा आपको। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मान लीजिए हम सजाने जा रहे हैं, चलिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के बताते हैं हम। ठीक है, लिथियम से ज्यादा एनर्जी किसका है, बेरिलियम का। ठीक, लिथियम ज्यादा से बेरिलियम का, बेरिलियम ज्यादा एनर्जी किसका है, कार्बन का। और कार्बन से लिथियम ज्यादा एनर्जी मेरा बेरिलियम का, लिखिए बेरिलियम से
ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा एनर्जी किसका है यहाँ पे? बोरॉन का। लिथियम से ज्यादा बोरॉन का, बोरॉन से ज्यादा किसका है? बेरिलियम का। तो बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम का है, और उसके बाद किसका है? कार्बन का। कार्बन से ज्यादा एनर्जी किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। तो यहाँ नाइट्रोजन लिख दिए, और नाइट्रोजन ज्यादा फ्लोरीन का। फ्लोरीन से ज्यादा किसका है? नियॉन का। ये समझ पाइएगा ना। मान लिया आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा तो पहले नियॉन लिखिएगा, फिर फ्लोरीन, इस तरह। उसको उल्टा अपोजिट हाँ, उल्टा करा देंगे, समझे? नियॉन का ज्यादा है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का ज्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज्यादा कार्बन से, कार्बन से ज्यादा बेरिलियम का, और बेरिलियम ज्यादा बोरोन का, बोरोन से ज्यादा आपका लिथियम। ठीक, हम अब आते हैं थर्ड पीरियड के लिए। यह सुनना है क्वेश्चन। अब ये थर्ड पीरियड में सेम ही कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम। फिलहाल हमको सेकेंडरी पीरियड पढ़ाना है, समझे? सिलेबस सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड पढ़ा तो नॉलेज किया, ठीक है। थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है मेरा ना, मांगो मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये आपका आर्गन। ठीक, ठीक है। यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। हम जानते हैं कि सोडियम का साइज इतना बड़ा है, तो बाएं दाएं जाने पर साइज मेरा घटता है। तो सोडियम से छोटा साइज हो जाएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से छोटा साइज एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम छोटा साइज सिलिकॉन का, सिलिकॉन छोटा साइज फास्फोरस का, फास्फोरस छोटा साइज सल्फर का, सल्फर छोटा साइज क्लोरीन का, क्लोरीन से छोटा साइज आर्गन का। तो लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जा रहे हैं तो साइज मेरा घट रहा है। साइज घट रहा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो बढ़ेगा ना? हाँ, नहीं, अरे लेफ्ट टू राइट पे जाना है आपको, राइट टू लेफ्ट नहीं जाना। नहीं, आपको लेफ्ट टू राइट पे जाना, समझे? अरे केमिस्ट्री में जो बोलते हैं वही ध्यान रखिएगा, समझे? जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में 1 लकीर होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 लकीर होता है तो डबल बॉन्ड, समझे? और 3 लकीर होता है तो ट्रिपल बॉन्ड, समझे? कोई तो बात बच्चे बोलते 4 लकीर होता है क्वार्टर बॉन्ड होगा क्या? नहीं होता है, समझे? तो यही केमिस्ट्री में ना, सो लकीर अपने मन से भी नहीं देना है। 4 3 को तो 5 को दे दिए, 5 को बना दिए। तो केमिस्ट्री में लकीर का फकीर बन जाएगा, इस तरह कीजिएगा, समझे? अभी तो पूछे थे 4 बोर्ड भी होता है। 4 बॉन्ड होता है लेकिन लगातार नहीं बनाता है। जैसे कि कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड बना दिया, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस तरह बनाए, समझे? लगातार 4 बॉन्ड नहीं बनाए। ठीक है। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये तो हो गया। हम बोल रहे हैं कि बायां से लेफ्ट टू राइट जब मैं पीरियड में जाता तो साइज मेरा घट रहा है। साइज इसलिए घट रहा है कि न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया ताकत मेरा बढ़ रहा है, इसलिए अभी साइज इतना था। सोडियम का, मैग्नीशियम कितना हो गया, एल्युमिनियम कितना हो गया, सिलिकॉन का इतना हो गया, फास्फोरस कितना हो गया। तो इसलिए न्यूक्लियस लगातार अपना ताकत बढ़ाते जा रहा है। ताकत इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, समझे? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस ताकत बढ़ रहा है, न्यूक्लियस ताकत बढ़ प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। अरे बताया था Z बराबर P। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन 11 है, मैग्नीशियम में 12 तो प्रोटॉन 12 है। तो आप न्यूक्लियस से ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत क्या है? बढ़ रहा है। ताकत बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। अब बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा बढ़ेगा। अगर साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो सोडियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका जाएगा? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम से ज्यादा एनर्जी एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा एनर्जी सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज्यादा एनर्जी किसका होना चाहिए? फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर का, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन का, और क्लोरीन से ज्यादा आर्गन का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है? वहां पे एक्सेप्शन था हमारा लिथियम बेरिलियम के पास, बेरिलियम और लिथियम बेरिलियम बेरिलियम बोरोन था। और यहाँ पर है माजी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के पास, समझे? यहाँ पर जो आपका वो पीएस पे है, पुलिस स्टेशन पे, ठीक है? फास्फोरस और सल्फर पे। मैग्नीशियम एल्युमिनियम देखिए, मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर मेरा 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 6 10 12 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम तो क्या? सिलिकॉन का नंबर है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। 1s2 2s2 2p2 ओ सॉरी एल्युमिनियम लेना ना, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया मेरा 30। 1s2
2s2 2p6 3s2 और ये भी आपका 3p1। सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल है, या वैलेंस से थर्ड सेल है, तो 3s2 पे फोकस करना मेरा। तो 3s2 में देख रहे हैं ए सबसेल में एक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ए सबसेल में एक ऑर्बिटल लगा दिए। थर्ड से ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज में भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज में। सबसे बड़ा सेल थर्ड सेल है, थर्ड से 2 आ गया, 3s 3p हो गया। 3s ज्यादा नहीं किसका होता है 3p का, मेरा फोकस 3p पे होगा। तो थर्ड से p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो p सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में भर दिए। हम बोलते थे कि फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तुलना में, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है किसकी तुलना में, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल चाहे इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल की तुलना में। अब बोलिए सर अगर नहीं भी पता होगा फिर भी इस तरह बना के पता कर सकते हैं। हाँ, इस तरह पता कर कौन सकते बड़ा हैं। है? हाँ हाँ, इस तरह बनाइएगा तो पता चल जाएगा। फर्ज जब फंस जाए तो यही उपाय है आपको आंसर खोजने का, समझे तो रट के याद रहने वाला है नहीं हम लोग से। नहीं, इसी तरह याद रखना पड़ेगा, जिस हम सिखा रहे हैं उसी तरह याद रखिएगा। यहाँ देखिए 3s2 है जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये मेरा फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है, वहां पे एनर्जी ज्यादा ना देना पड़ेगा, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और अगर एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं तो आयनियन एनर्जी भी क्या होगा ज्यादा होगा। अब इसका अपोजिट साइड में आए, एक ऑर्बिटल है, तो p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन था फुल फील्ड ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन था तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, लेकिन ना तो 6 ना 3 है, कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल, मतलब अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है। ये कम स्टेबल हो गया, कम स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान, इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो गया, मतलब यहाँ से एनर्जी कम दीजिएगा, एनर्जी कम दीजिएगा तो आयनियन एनर्जी आपको कम लगेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम का आयनियन एनर्जी ज्यादा है एल्युमिनियम की तुलना में, यहाँ पर मैग्नीशियम का आयनियन एनर्जी ज्यादा होगा एल्युमिनियम की तुलना में। ओके, फिर मेरा आता है फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताइए। किसका? फास्फोरस का, का? हाँ, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, समझे। सबसे का एटॉमिक नंबर बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 4 6 10 12 3 15 इलेक्ट्रॉन। फिर आता सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन भी 16। सबसे का एनर्जी के इंडिविजुअल लिखता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके, अब देखिए सबसे बड़ा सेल आपका थर्ड सेल है, थर्ड सेल का ए सबसेल है, थर्ड सेल का पी सबसेल है, तो ए सबसेल से ज्यादा एनर्जी पी सबसेल का होता है, पी से ज्यादा एनर्जी डी सबसेल का, तो 3 से ज्यादा बड़ा क्यों नहीं गया 3p। तो थर्ड सेल का पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पी सबसेल में मेरे पास 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल लगा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है किस रूल के अनुसार, वुड्स रूल के अनुसार, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में दे दिए। ठीक, तो थर्ड सेल का पी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखिए एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन सब हाँ उसी जैसा भरा। और बचा हुआ ये जो मेरा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को भर दिया एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से, इसी को बोलते हैं पैरेलल स्पिन, इसी को बोलते थे पैरेलल स्पिन, इसी को क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, इसी को बोलते थे टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते थे टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लॉकवाइज स्पिन उसका वैल्यू प्लस था, क्या था प्लस था, और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इसका वैल्यू क्या होगा माइनस था, इसको बोलते हैं बॉटम इलेक्ट्रॉन, इसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। अब देखिए यहाँ पे पी सबसेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता तो फुल फील्ड ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, और ना 6 ना 3 रहेगा तो इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो फिलहाल ये मेरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर लिख दिया हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओके, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो है कितना 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। ये मेरा अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, जो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है क्या होता है मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल होता है, और इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल होता है तो आयनियन एनर्जी ज्यादा होगा। और जो हमारा सल्फर है वो कैसा ऑर्बिटल है इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल,
और जो अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है वो कम स्टेबल होता है, और जो कम स्टेबल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान होता है, और इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पे कम हो। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो बताइए तो किसे लिखेंगे? सोडियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम से ज्यादा एनर्जी मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा एनर्जी सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज्यादा एनर्जी सल्फर का, और सल्फर से ज्यादा एनर्जी फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा एनर्जी क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा एनर्जी आर्गन का। ये क्या आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिएगा तो उल्टा उलट जाएगा। आर्गन से ज्यादा एनर्जी क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर का, सल्फर से ज्यादा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज्यादा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा सोडियम का। समझ पाए? 40 मिनट। 41 मिनट्स पड़े। रुको ना, अभी और पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे ये तो मेरा जो ग्रुप वाला, भाई भाई अब हम पढ़ेंगे सॉरी ये जो पीरियड वाला, अब हम कौन सा पढ़ेंगे आपको? ग्रुप वाला। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट बोलिए। ग्रुप 1 का ही। हाँ, लीना। लीना, रब से हाँ। करो फरियाद। ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट कौन था मेरा? लिथियम। ली ना करो रब से फरियाद। जहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। देखिए चाहिए कोई एलिमेंट देगा, अब बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो फिलहाल हम आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बता देते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो सेल का नंबर बढ़ता है, सेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो उसका अपोजिट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज बढ़ेगा तो एनर्जी घट जाएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, समझे? अगर साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, और अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो सेल का नंबर क्या होता है? बढ़ता है। अगर सेल बढ़ रहा है तो साइज मेरा बढ़ेगा, साइज मेरा बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा घट जाएगा। मतलब लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का है, सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम का है, पोटेशियम से बड़ा साइज रुबिडियम का है, रुबिडियम से बड़ा साइज सीजियम का, सीजियम से बड़ा साइज फ्रांसियम का। मान लीजिए लिथियम का साइज इतना बड़ा है, लिथियम से बड़ा साइज है सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज है पोटेशियम का, पोटेशियम से बड़ा साइज है रुबिडियम का, रुबिडियम से बड़ा साइज है सीजियम का, और सीजियम से बड़ा साइज किसका है? फ्रांसियम का। देखिए ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन बहुत करीब है, बेहद करीब। यहाँ इलेक्ट्रॉन को हटाने जाएगा बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, दूरियां बढ़ा, यहाँ भी थोड़ा और दूरी बढ़ गया, यहाँ भी दूरी और बढ़ गया। तो हम लोग जानते हैं कि दूरियां बढ़ने से लगाव क्या होता है? कम होता है। तो लगाव कम होगा, दूरियां बढ़ने से लगाव कम होगा, तो एनर्जी को बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का पकड़ क्या है? धीरे धीरे ढीला होते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने में दिया गया एनर्जी कम होते जाएगा। अगर दिया गया एनर्जी कम होते जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा? कम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? लिथियम का। ठीक है, हाँ सर। देखिए ना, लिथियम का साइज छोटा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन बेहद करीब है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। हम बोले कि साइज अगर बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तब बोले सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा? लिथियम का। लिथियम का एनर्जी ज्यादा है सोडियम की तुलना में, सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है पोटेशियम की तुलना में, पोटेशियम का आयोनाइजेशन ज्यादा है रुबिडियम की तुलना में, और रुबिडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सीजियम की तुलना में, सीजियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है फ्रांसियम का। कोई दिक्कत? अब आ रहे हैं ग्रुप 2 का एलिमेंट। बोलिए ग्रुप 2 में रहने वाले एलिमेंट। ग्रुप 2 में हाँ, बापू बोल रहे ना? अरे बापू नहीं था रे, कौन था? अंकल बापू याद है? ग्रुप 2 में रहने वाले एलिमेंट था बेटा, इसे बड़े बोलिए। कन्या, कुमारी। सुंदर, बापू, राजे। नहीं। बेरिलियम का, ठीक बोले। अरे तब बोलिएगा तब नहीं, अरे बापू ऊपर कहीं क्या समझेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56,
रेडियम का 88 और रेडियम बोलते थे जिस आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इसी का अल्फा खोज मैडम बीटा क्यों की थी। तो एक ऐसे एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा गामा रे रिलीज होता था, उसी को रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोलते थे। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेल का नंबर बढ़ता है, सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है, और सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोर्स रिपल्सन बढ़ता है। मान लीजिए न्यूक्लियस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। देखिए साइन बढ़ गया, ये सेल के बारे में सबसे बड़ा ये दिमाग आ रहा है, कहां से बोल रहे हैं सर? पहले बोलते थे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। सेल 1 है तो सबसेल 1 होगा, सेल 2 तो सबसेल 2 sp, सेल 3 तो सबसेल 3 sp_d, सेल 4 तो सबसेल 4 sp_d है। ये सबसे में एक ऑर्बिटल, तो ये सबसे में एक पीछे में 3 4 ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे देखिए सेल बढ़ रहा है तो मेरा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो एमिशन एनर्जी घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा एमिशन एनर्जी किसका हो जाएगा? बेरिलियम का। बेरिलियम का एमिशन एनर्जी ज्यादा है किसकी तुलना में? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एमिशन एनर्जी ज्यादा होगा कैल्शियम के तुलना में। कैल्शियम का एमिशन एनर्जी ज्यादा होगा स्ट्रोंशियम के तुलना में, और स्ट्रोंशियम का एमिशन ज्यादा है बेरियम के तुलना में, और बेरियम का एमिशन ज्यादा है रेडियम की तुलना में। फिर ग्रुप 14 का एलिमेंट बोलिए। ग्रुप 14 हाँ, ग्रुप 14 का एलिमेंट, अरे इसी दिन के लिए हम पढ़ाए थे। कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, नहीं सच्ची बोले, इसी दिन के लिए हम पढ़ाए थे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टीन का 50, लेड का 82। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो सेल का नंबर बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ा तो सबसेल बढ़ेगा, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ेगा, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अंदर में रहने वाले इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स और रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसके वजह से साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर साइज बढ़ रहा है तो एमिशन एनर्जी घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा एमिशन एनर्जी किसका हो गया? कार्बन का। कार्बन का एमिशन एनर्जी ज्यादा है सिलिकॉन से, सिलिकॉन का एमिशन ज्यादा है जर्मेनियम से, और जर्मेनियम का एनर्जी ज्यादा है टीन से, टीन का एमिशन ज्यादा है लेड की तुलना में। फिर ग्रुप 15 का एलिमेंट बोलिए। नाना पाटेकर बुला गए? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। हाँ, ग्रुप 15 में रहने वाले एलिमेंट था नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। जहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो सेल के बढ़ने से सबसेल इंक्रीज करेगा, सबसेल इंक्रीज कर रहा है तो ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। यही चीज को शुरुआत क्लास में बताया एटॉमिक साइड में, वही कॉन्सेप्ट अभी लगातार जोड़ रहे हैं। तो साइज बढ़ रहा है तो एमिशन एनर्जी मेरा घट रहा है। तो सबसे ज्यादा एमिशन एनर्जी किसका होगा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एमिशन ज्यादा है फास्फोरस से, फास्फोरस का ज्यादा है आर्सेनिक से, आर्सेनिक का ज्यादा है एंटीमनी से, एंटीमनी का ज्यादा है बिस्मथ से। ओके, अब ग्रुप 16 का एलिमेंट बोलिए। दोनों ग्रुप और बचा है, बोलिए। 16 और ग्रुप 16, ग्रुप 17। आलू गाजर नहीं, ओ सच्ची से तेज पोलार। अरे आलू गाजर ग्रुप 30 तक, बैगन आलू गाजर नहीं चला। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलोनियम का 52, पोलोनियम का 84। देखते पानी पानी नहीं याद है ना हमको? अरे इसे आपको भी याद होना चाहिए तभी दिमाग चलेगा, समझे? इसी दिन के लिए सर याद इसी दिन के लिए आता है। ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है, सेल बढ़ा तो सबसेल बढ़ा, सबसेल बढ़ेगा तो ऑर्बिटल बढ़ेगा, ऑर्बिटल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट से रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन पर अंदर में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स रिपल्सन बढ़ जाएगा, फोर्स रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज मेरा बढ़ जाएगा। तो अगर साइज बढ़ेगा तो एमिशन एनर्जी घट जाएगा। बोलिए सबसे ज्यादा एमिशन एनर्जी किसका होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ज्यादा है सल्फर से, सल्फर का ज्यादा है सेलेनियम से, सेलेनियम का ज्यादा है टेलोनियम से, और टेलोनियम का ज्यादा पोलोनियम से। एक और बचा लास्ट में। हाँ, फिर मेरा बता ग्रुप 17 का एलिमेंट।
ग्रुप 17 में आने वाले एलिमेंट बोलिए। फिर का बाहर बाहर आई आंटी। यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, 5 और 3 8 5 और एस्टेटिन का 85। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, सेल इंक्रीज कर रहा तो सबसेल इंक्रीज करेगा, सबसेल इंक्रीज करेगा तो ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, और ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा तो वैलेंस सेल में रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इनर सेल में रहने वाला सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स और रिपल्शन बढ़ जाएगा, फोर्स और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो साइज अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका हो गया? क्लोरीन का। क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का। ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का। आयोडीन से बड़ा साइज एस्टेटिन का। तो साइज बढ़ा तो आयनिक एनर्जी घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक एनर्जी किसका होगा? क्लोरीन का। उसके बाद क्लोरीन का। क्लोरीन का आयनिक ज्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा है आयोडीन से, आयोडीन का ज्यादा है एस्टेटिन से। तो आप पूरा बोलना चाह रहे आयनाइजेशन एनर्जी का सिंबल बताइए। डेल्टा आई एस। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो लास्ट सेल को क्या बोलते थे? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन घटाना, अगर दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो वैलेंस सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी बाहर से देते हैं उसी दिया गया एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी होने के लिए कंडीशन था अग्नि, ए से एटम, जी से गैसियस, एन से न्यूट्रल, आई से आइसोलेटेड। तो क्लोरीन था, एटम था, क्लोरीन गैस था और क्लोरीन को 1256 किलो जूल एनर्जी देते थे तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता था, क्लोरीन के मुंडी पर एक परत चार्ज होता था। यहाँ पर क्लोरीन तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता था लेकिन जबरदस्ती वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो 1256 किलो जूल एनर्जी हमको जबरदस्ती देना पड़ा, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटाने में सफल हुए। तो दिया गया एनर्जी हम लोग क्या कहते थे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते थे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद था फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते थे तो साइज मेरा घटता था, साइज घटता था क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा क्योंकि जैसा जैसा जेड इफेक्टिव वैसा वैसा आयनाइजेशन एनर्जी। फिर हम साइज एनर्जी से डिफरेंस करेंगे, अगर साइज घटा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा। अब ऊपर से नीचे हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम में हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा और आयनाइजेशन एनर्जी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है साइज का। तीसरा हमारा दोस्त फुल एसटी में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? खत्म।